सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, आज प्रोग्राम के आगाज में मुझे सलाम पेश करना है वतन के एक बहादुर सपूत को, जिसने जान गंवा दी लेकिन धरती माँ पर आंच ना आने दी, जिसने वतन की मोहब्बत का हक अपने खून से अदा किया। बात कर रही हूँ जी मैं मेजर अजीज भट्टी शहीद की। आज के दिन वो शहादत के रुतबे पर फायज हुए थे। 1965 की जंग में जब मक्कार दुश्मन ने हमला किया तो मेजर अजीज भट्टी वतन के दिफा के लिए दुश्मन के आगे सीसा पिलाई दीवार बन गए, डट के खड़े हो गए। न सिर्फ दुश्मन की पेशकदमी को रोके रखा बल्कि वतन पर जान कुर्बान कर दी। बहादुरी और जुर्रत की मिसाल बनने पर मेजर अजीज भट्टी शहीद को पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज निशान हैदर से नवाजा गया है। हम भी मेजर अजीज भट्टी शहीद समेत वतन के सब हीरोज की खिदमत को सराहते हैं और उन्हें हम सलाम पेश करते हैं। आगे बढ़ते जी एक बार फिर से बात करते हैं मेजर राजा अजीज भट्टी का। आज 55वां यौम शहादत मनाया जा रहा है। मुल्क भर में तकरीबात में उन्हें खराज अकीदत पेश किया जाएगा, जबकि सितंबर 1965 की पाक भारत जंग में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद को BRB नहर के किनारे मुतय्यन किया गया था, जहां वो दुश्मन का जवां मर्दी से मुकाबला करते हुए जामे शहादत नोश कर गए थे। रिपोर्ट देखते हैं। मेजर अजीज भट्टी शहीद निशान हैदर गुजरात लालिया के सपूत, जो 1965 में लाहौर के महाज पर अकेले दुश्मन के सामने सीना सपर रहे। पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत ने पूरी कोशिश की कि वो किसी तरह BRB नहर पार कर ले, लेकिन उसकी हर चाल नाकाम हुई, क्योंकि वहां पर मौजूद थे मेजर अजीज भट्टी। नहर के किनारे खड़े होकर दुश्मन पर ऐसी कारी जरबे लगाईं कि भारतीय फौजी उल्टे पांव वापस भागने पर मजबूर हो गए। मेजर अजीज भट्टी जिस जज्बे से लड़े वो अब भी अफवाज पाकिस्तान के हर जवान में मौजूद है। मेजर अजीज भट्टी शहीद और दीगर शुहदा पाकिस्तानी कौम में वो जज्बा बेदार कर गए हैं कि कोई दुश्मन अब मैली आंख से अर्ज़े पाक की जानिब देखने की हिम्मत नहीं करता। नाज़रीन, मेजर अजीज भट्टी शहीद की जिंदगी पर एक नज़र हमने डाली है इस रिपोर्ट में। यकीनी तौर पर जितने भी हमारे नौजवान हैं, ख़ास तौर पर हमारे जो फौजी जवान हैं जो हमारे लिए सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं। आगे बढ़ते हैं जी। गुजरपुरा वाक़े की बात करें तो उसके खिलाफ जमात इस्लामी के हल्का ख़ातीन ने लाहौर प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया है। मुजाहिरीन हुकाम से मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा करते रहे। डिटेल्स रिपोर्ट में देखते हैं। मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज्यादती के वाक़े पर हर तबका बेचैन। जमात इस्लामी के हल्का खवातीन ने वाक़े के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहिरीन की जानिब से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर नारेबाजी की गई। मुजाहरे की क़यादत जमात इस्लामी के शोबा खवातीन की डिप्टी सेक्रेटरी जनरल समीना सईद और डॉक्टर सुमैया राहिल काजी ने की। समीना सईद ने कहा कि रियासत की जिम्मेदारी है कि खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। गुजरपुरा वाक़े में मुलविस दरिंदा सिफ्त अफराद को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो औरत को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। रियासत की जिम्मेदारी है कि वो ऐसे कानून बनाए और ऐसे मुजरिमों को फौरन पकड़ा जाए और उनको सजाएं दी जाएं, ताकि आइंदा कोई इस तरह की हरकत करने के काबिल न रहे। डॉक्टर समिया राहिल काजी ने कहा कि मोटरवे वाक़या इंसानियत के नाम पर धब्बा है। पूरी कौम से ये मुतालिबा है कि वो मुत्तहिद होकर तो इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए। अमीर जमात इस्लामी लाहौर ज़िक्रुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि मुतल्लिका हुकाम से अपील है कि मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम अपने हुक्मरानों से इस बात का मुतालबा करते हैं कि वो खाली खाली बयान न दें, बल्कि उस मजलूम बहन के साथ जो जुल्म हुआ है उसके मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएं। मुजाहिरे में रबिया तारिक, डॉक्टर जुबैदा जबी और दीगर रहनुमा भी शरीक रहीं। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी। यकीनी तौर पर पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्से का इजहार भी किया जा रहा है और इसके साथ साथ हर एक की जानिब से यही मुतालबा सामने रखा जा रहा है कि जल्द से जल्द मुल्जिमान को पकड़ा जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ऐसे आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं जी कोरोना वायरस के आलमी वबा के हवाले से। हमारे पाकिस्तान में भी कोरोना ने खूब तबाही मचाई और अल्लाह का शुक्र है कि अब जान छूट गई है। कोरोना से तो जान छूटने वाली है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी बदउनवानियां सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है जी करंतना मराकज में मुबैना बदउनवानी की शिकायत मौसूल हुई है। एहतसाब ब्यूरो लाहौर ने तहकीकात का आगाज कर दिया, जबकि एक्सपो सेंटर और काला शाह काकू UET कैंपस में कायम करंतना मराकज के लिए खरीदे गए सामान की तफसीलात भी मांगी गई हैं। राहिल सैयद रिपोर्ट में बता रहे हैं।
करप्शन फ्री मंसूबों की दावेदार बुजदार हुकूमत के मंसूबों पर भी नैब की नजर। कोरोना वबा में एक्सपो सेंटर और कालाशाह काकू यूईटी कैंपस में बनाए गए मराकज की तहकीकात शुरू कर दी। दोनों मराकज में टेंडर्स, बिडिंग और सामान की खरीदारी में करप्शन की शिकायत पर पंजाब हुकूमत, महकमा सेहत और जिला इंतजामिया से तहकीकात की जा रही है। ठेकों में मनपसंद अफराद को नवाजने के शवाहिद भी मौसूल हुए हैं। करंटीना सेंटर्स में लकड़ी के कैबिन, शीशे के दरवाजे, लोहे के बेड्स, बेडशीट्स महंगे दामों खरीदी गईं, जिस पर नैब ने तखमीने का रिकॉर्ड मांगा है। क्लोरीन स्प्रे के ठेकों, वजीर आजम एहसास कफालत प्रोग्राम सेंटर्स में सहूलियात का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। एक्सपो सेंटर में 4 हॉल्स में 1050 बिस्तरों, जबकि कालाशाह काकू में 25 बिस्तरों पर मुश्तमिल करंटीना सेंटर बनाया गया था। राहिल सैयद, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, डिटेल्स आपने जानी है, इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ राहिल सैयद हमारे साथ मौजूद है। राहिल सैयद, हमें ये बताइएगा कि ये अब करंटीना मराकिज 2 जो हैं उन पर भी तहकीकात का आगाज हो गया है, उनका भी ऑडिट होगा। पेशरफ्त क्या सामने आई है अभी तक? अभी जो है नैब लाहौर ने जो है ये तमाम रिकॉर्ड मंगवा लिया महकमा सेहत से और जिला इंतजामिया से, जिन लोगों ने ये टेंडरिंग की थी और जो करंटीना सेंटर है उनके लिए सामान की खरीदारी की गई थी। जब ये करंटीना सेंटर बनाए गए थे, खासतौर पर लाहौर एक्सपो का जो बनाया गया था, इसमें बड़े महंगे दामों जो है बेड्स और दीगर चीजें खरीदने की जो है वो शिकायत उस वक्त भी मौसूल हुई थी जब फौरी तौर पर करंटीना सेंटर जो है वो बनाए गए थे, क्योंकि अरबों रुपए जो है हुकूमत की जानिब से जारी किए गए थे ताकि कोरोना की वबा पर जो है वो काबू भी पाने की कोशिश की जा सके और जो लोग इसका शिकार है उन्हें सहूलियात भी दी जा सके। लेकिन इस यार में मुबैना तौर पर जो है करप्शन की शिकायत सामने आई थी, जिस पर अब नैब ने बाकायदा तौर पर जो है इंक्वायरी का आगाज कर दिया, तहकीकात शुरू कर दी और इब्तिदाई वेरिफिकेशन के तौर पर तमाम रिकॉर्ड जो है वो तलब किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जिन लोगों को टेंडर दिए गए थे वो इंतहाई महंगे दामों दिए गए और मार्केट रेट से जायद पर जो है वो चीजें खरीदी गई हैं, जिसमें बेड से गद्दे थे और दीगर जो दरवाजे और शीशे का सामान जो है वो खरीदा गया था। क्योंकि कालाशाह काकू के अलावा जो है वो उसमें जो है एक्सपो सेंटर में जो है करंटीना सेंटर्स बनाए गए थे। इसके अलावा कफालत सेंटर्स जो बनाए गए थे जहाँ पर लोगों को एहसास प्रोग्राम के तहत पैसे दिए जाने थे, उसके लिए भी जो सामान खरीदा गया था वो भी इंतहाई महंगे दामों खरीदा गया, क्योंकि अरबों रुपए जो है वो फंड जारी किए गए थे। अब इस पर नैब ने तमाम मुतल्लिका इदारे जिसमें सिटी गवर्नमेंट है, महकमा सेहत है, उनसे रिकॉर्ड तलब कर लिया कि आपने किन किन लोगों को टेंडर दिए थे, कौन कौन सा सामान खरीदा है और किस रेट पे खरीदा है। और इसके हवाले से जाएगा कहना ये कि जिस रेट से खरीदा गया फिर मार्केट से उसका कंपैरिजन किया जाएगा। राहिल सैयद, हमें ये बताइए कि किस किस को शामिल तफ्तीश किया गया है, अफसरान या कौन कौन से महकमे को? देखिए सिद्रा, अभी तो रिकॉर्ड जो है वो मंगवाया जा रहा है। रिकॉर्ड जैसे नैब के पास आएगा फिर देखा जाएगा कि किन किन कौन कौन से लोग जो है वो टेंडरिंग में शामिल थे और किन किन कंपनियों को टेंडर दिए गए और कौन कौन से अफसरान इस सारे अमल का हिस्सा थे। तो फिर नैब जो है उनको ऐसा ऐसा जो है वो तलब करेगा और उनसे जो है वो तहकीकात की जाएंगी कि आपने मार्केट रेट से जायद पर कीमत पर जो है वो चीजें क्यों खरीदी हैं, क्योंकि फौरी तौर पर जो है वो चीजें खरीदी जानी थी। तो टेंडरिंग के बाद जो है वो टेंडरिंग भी नहीं की गई और उसके अलावा जो है वो चीजें खरीदी गई, जिस पर नैब तहकीकात कर रहे हैं और रिकॉर्ड आने के बाद जिस वाज़ेह हो जाएगा कि कौन कौन से अफसरान जो है वो। बहुत शुक्रिया राहिल सैयद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और अपडेट करे थे। आगे बढ़ते हैं जी, आपको बताएं कि मजहबी स्कॉलर सैयद सरफराज शाह ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा करके थैलेसीमिया और हेमोफीलिया के मरीज बच्चों से मुलाकात की है और उनमें तोहफे भी तकसीम किए हैं। रिपोर्ट में देखते हैं। मजहबी स्कॉलर सैयद सरफराज शाह की सुंदस फाउंडेशन के दफ्तर आमद नामवर अदाकार खालिद अब्बास डार और सदर सुंदस फाउंडेशन यासीन खान ने इस्तकबाल किया। सरफराज शाह ने सुंदस फाउंडेशन में कायम जदीद लैब में स्क्रीनिंग के अमल का मुआयना किया। यासीन खान ने सरफराज शाह को सुंदस फाउंडेशन के अमूर बारे आगाह किया। सैयद सरफराज शाह ने कामों को सराहते हुए कहा कि मुखय्यर हजरात सुंदस फाउंडेशन को ज्यादा से ज्यादा अतियात दें। बड़े बड़े खामोश डोनर्स यहाँ मौजूद हैं जो बड़े पैमाने पर हर माह ऐसी फाउंडेशंस की सरपरस्ती करते हैं। मैं उन सब से एक अपील कर रहा हूँ कि आप आगे बढ़िए, इस फाउंडेशन में आके यहाँ विज़िट कीजिए और जितना मुमकिन हो सके हम में से हर आदमी इसमें कंट्रीब्यूट करे। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों ने बताया कि 15 रोज बाद यहाँ आकर खून लगवाते हैं। हम यहाँ ब्लड लगवाने आए हैं। मुझे 15 दिन बाद ब्लड लगता है। 15 दिन बाद हम ब्लड लगवाने आते हैं, तो ये बहुत मुश्किल काम है और आज हम सब बच्चों को यहाँ पे गिफ्ट भी मिले हैं। थैलेसीमिया की मेजर हूँ, मुझे ब्लड लगता है, मैं इधर आई हूँ। मैं थैलेसीमिया की मरीज हूँ, मुझे हर 15 दिन बाद ब्लड लगता है और आज हमें गिफ्ट मिले, हमें बहुत अच्छा लगा। सैयद सरफराज शाह ने बच्चों में तोहफे भी तकसीम किए। ऐसे रिपोर्ट आपने देखी और बाहिम्मत बच्चों के व्यूज भी आपने जाने हैं। यहाँ पर वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, वापस आएंगे ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ बात करेंगे लाहौर मोटरवे स्थान के हवाले से। यकीनी तौर पर जितनी भी मजम्मत की जाए वो तो कम है, लेकिन पुलिस की जानिब से क्या पेशरफ्त सामने आई है इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन अभी तक पेशरफ्त यही है कि 3 रोज़ गुजर गए। 9 सितंबर का ये वाक़या है, आज 12 सितंबर है, लेकिन अभी तक मुलजिमान पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यानी जितनी भी पुलिस की जानिब से टीमें बनाई जा रही हैं मोटरवे पर खातून ज़्यादती केस के मुलजिम 4 रोज़ बाद भी अभी तक आज़ाद हैं। हम लोगों ने देखा कि ज़ेरे हिरासत 15 अफराद के DNA मैच नहीं हुए, ये पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ आया है, जबकि मज़ीद 56 अफराद की सैम्पलिंग मुकम्मल कर ली गई है। तफ्तीशी टीमों की जानिब से 7 मुश्तबा अफराद के नाम भी जारी कर दिए गए हैं, जिनमें मोहम्मद काशिफ है, आबिद है, सलमान है और दीगर नाम शामिल है, जिनको तफ्तीश में शामिल कर लिया गया। जबकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब की जानिब से तहकीकाती कमेटी का इजलास बुला लिया गया है कि अब तक की पेशरफ्त के हवाले से उनको आगाह किया जाएगा। लेकिन बात वही है कि मुलजिमान अभी तक आज़ाद हैं और वो खातून, उसके बच्चे अभी तक परेशान हैं। पूरी जो हमारी पाकिस्तानी कौम है वो यकज़बान हो चुकी है और उनकी जानिब से सिर्फ एक मुतालबा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द मुलजिमान को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। बात कर लेते हैं जी, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद हमारे साथ मौजूद होंगे। उमर, बताइएगा अभी तक पुलिस की जानिब से क्या बताया जा रहा है, क्या पेशरफ्त सामने आई है? हमने तो ये भी सुना था कि बड़ा एक बेसिक क्लू मिला है, जल्द मुलजिमान गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन आज 12 सितंबर है, मुलजिमान का कुछ पता नहीं है। जी सिदरा, अभी कार्रवाई हो रही है और तफ्तीश जो है वो मुख्तलिफ पहलुओं पर की जा रही है। अगर आज की बात की जाए तो अब तक 53 अफराद जो हैं उनके DNA सैंपल जो है वो भिजवाए गए हैं, जिनकी रिपोर्ट्स का इंतजार है। जब तक रिपोर्ट नहीं आती कुछ भी कहना कबल वक्त होगा। साथ ही साथ रात को पुलिस की जानिब से एक बड़ी कार्रवाई उस इलाके में की गई है जहाँ पर 10 ऐसे मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है जो संगीन वारदातों में मुलविस है। उनसे अभी तफ्तीश की जा रही है, बाद में उनकी DNA सैंपलिंग जो है वो करवाई जाएगी। इस हवाले से फोकल पर्सन जो है उनका कहना है कि ये इंतहाई अहमियत का हामिल केस है, इसलिए इसके ऊपर बहुत ही बारीक बीनी से जो है वो काम किया जा रहा है। इस पर जल्दबाजी नहीं की जा सकती, लिहाजा जैसे ही कोई बड़ी पेशरफ्त होगी लाज़मी किया जाएगा। ठीक है, हमें ये बताइए उमर जावेद के पुलिस की जानिब से जदीद तरीके भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं तफ्तीश के और रवायती तरीकों से भी मदद ली जा रही है। कितने केसेस में इतनी संजीदगी देखी जाती है? जी ये केस इंतहाई अहमियत का हामिल है, इसलिए इसके अंदर जल्दबाजी जो नहीं की जा रही। दोनों तरह के जो चीजें हैं वो देखी जा रही हैं, रवायती तरीका भी और जदीद टेक्नोलॉजी को भी अमल में लाया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहे और ताज़ा तरीन जो पेशरफ्त है उसके हवाले से हमें बता रहे थे। नाज़रीन, ज़्यादती का ज़ैनब का वाक़या हमने देखा कि पूरी कौम यकज़बान हो गई थी। अब इस वाक़े पे हमने देखा कि एक बार फिर से इसने पूरी कौम को झंझोड़ के रख दिया है। लेकिन ये अपनी नौयत का कोई नया वाक़या नहीं है, ये वो तमाम वाक़यात हैं जो हम हर रोज़ सुनते हैं। कहीं से कोई 5 साल का बच्चा अगवा हो जाता है, ज़्यादती के बाद उसको कत्ल कर दिया जाता है, कहीं से 3 साल की बच्ची अगवा हो जाती है, कहीं से कोई खातून जो है उसको घर से उठा लिया जाता है। तौंसा शरीफ से एक खबर आ रही है जी, वहाँ पर घर में घुसकर जो है वो मुलजिमान की जानिब से इस तरह की बदफेली का इर्तिकाब किया जा रहा है। यानी ये केसेस जो हैं वो रूटीन का हिस्सा बनते जा रहे हैं हमारी सोसाइटी में। किस तरफ जा रहा है हमारा सिस्टम, किस तरफ जा रही है हमारी सोसाइटी, हमारी तरबियत क्या है और हम लोग कर क्या रहे हैं, इन तमाम मामलों पे हमने बात करनी है जी। हमारे साथ मौजूद हैं रबिया बाजवा साहिबा हैं, एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट समाजी कारकुन भी हैं। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। और इसके साथ साथ अभी जो माहौल चल रहा है, ख़वातीन को अपने आप को बचाने के लिए क्या करना होगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये भी एक बहस छिड़ चुकी है कि हमें अपने आप को खुद बचाना होगा। क्योंकि जब CCPO साहब का बयान आया तो उसके बाद इस नई बहस का आगाज़ हो गया था कि उनकी जानिब से कहा गया जी रात को ना निकलें, ये वाली सड़क ना लें, ऐसा ना करें, वैसा ना करें। तो फिर ख़वातीन की जानिब से बहुत गुस्सा दिखाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि अब अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम क्या कर सकते हैं। इसी हवाले से आज हमने प्रोग्राम में मधु किया जी। निम्रा नदीम हमारे साथ मौजूद है, कराटे की प्लेयर हैं। आपको प्रोग्राम में निम्रा खुश आमदीद कहते हैं। रबिया, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि यकीनी तौर पर बड़ा दिल खराश वाक़या है, जितनी बार भी हम बात करते हैं दिल दुख रहा है कि यार ये हमारा सिस्टम बन चुका है। कानून क्या कहता है, कानून में कितनी सख्त सज़ा मौजूद है इस तरह के वाक़यात के लिए? देखें, सबसे पहले तो बात यह है कि वाकई ये एक, मैं समझती हूँ वाकया नहीं तो एक बहुत बड़ा सानिया है कि जिसके ऊपर आपने देखा कि कितना लोगों में हमें अफसोस है, पूरी सोसाइटी इसके ऊपर बहुत प्रिटर्ब्ड और डिस्टर्ब्ड है। अब जहाँ तक कवानीन की बात है, कानून तो मौजूद है, ये नहीं कि कवानीन नहीं है, उसमें अब तो बहुत ज़्यादा कानून जो रिफाइन हो गए, क्योंकि विमेन प्रोटेक्शन बिल जो था, अमेंडमेंट आई है 2006 में, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन जो अमेंडमेंट एक्ट था,
उसके तहत हदूद लॉस की बजाय अब जो पीपीसी है, पीनल कोड है, उसके तहत 376 की प्रोविजन है जिसमें ये डिफाइन किए गए 375 और 376 और ऑनवर्ड। तो इसमें जो सजा है वो सजाए मौत है, मैक्सिमम पनिशमेंट और कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो सजाएं तो मौजूद हैं और इनका ट्रायल भी कानून के तहत तकरीबन 3 माह के अंदर इसका ट्रायल जो है वो होना लाजमी है। लेकिन अब बात आ जाती है वहीं पर कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है। और अब इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको पता है कि आपका जो सिस्टम है पूरा, उसमें आपकी फिलहाल तो आपका जो रेलेवेंट है सबसे बुनियादी चीज वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है। लेकिन अगर आप सीसीपीओ की स्टेटमेंट देखें तो उससे फिर आपको नजर आता है कि वो कौन सा माइंडसेट है जो इस सारे जो अफसानी है की तफ्तीश कर रहा है। मतलब मिसोजिनिस्ट माइंडसेट के साथ जब एक सरबराह का, पुलिस के सरबराह का ये माइंडसेट है कि वो आज भी जो रेप जो मिथ्स हैं कि जी खातून ही कहीं ना कहीं इसके अंदर उसकी भी कहीं ना कहीं गलती है, बजाय इसके कि उसको पूरी तरह से उसको कंडेम भी करते और पूरी की पूरी उसके ऊपर एक क्राइम, क्योंकि डिफाइंड क्राइम है और उस कोशिश करते हैं कि हम उसको मुलजिमों को पकड़ें। उन्होंने साथ लेकिन अगर मगर वाली बात वो करके तो अपना एक माइंडसेट शो किया है। अब अनफॉर्चुनेटली मसला ये है कि कवानीन तो वही हैं, बन गए हैं, लेकिन माइंडसेट अभी भी वहीं का वहीं है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा यकीनी तौर पर। निम्रा, हमें ये बताइए, इस यकीनी तौर पर सानहे के बारे में आप भी जानती हैं, किस तरह से पूरे मीडिया पे भी चल रहा है, सोशल मीडिया जो है वो वहाँ पर भरमार है, लोग गुस्से का इजहार करें। इस तरह के वाकया जब सामने आ रहे हैं रूटीन में, आप खुद को महसूस कर रही हैं? घर में क्या बात हो रही है, वालिदैन क्या बात कर रही है? बिल्कुल, आजकल जो हालात आप देख रही हैं, लड़कियां बाहर निकलने से डरती हैं, अकेले कहीं जा नहीं सकती। अब जैसे देखने वाकया हुआ है, लड़कियों को अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी पड़ती है। अब वो कहीं, जैसे कि मेरे पास एक फील्ड है कराटे, अब मैं जाती हूँ कॉन्फिडेंटली कहीं पे जाती हूँ, मैं कोई बंदा आ गया सामने तो मैं उसको कर लूंगी हैंडल, मतलब कि मैं डरती नहीं हूँ क्योंकि मेरे पास एक पावर है, मेरे पास फील्ड है, मैं खुद कर सकती हूँ अपना प्रोटेक्शन। तो मैं भी सब लड़कियों को यही कहूंगी कि आप इस फील्ड की तरफ आएं, आप अपना प्रोटेक्शन खुद करें, ये सीखें, आप लोगों के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत काम आएंगे। आपने कब शुरू किया? मैं 3rd क्लास में थी स्कूल में, तब मैंने बचपन से कर रही हूँ। अच्छा, तो फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया कब एहसास हुआ कि ये तो जरूरत बन चुकी है अब हमारे सोसाइटी की? जी बिल्कुल, मैं 6th स्टैंडर्ड में थी तो मैं काफ़ी मतलब कि थोड़ा मैंने देखना शुरू किया बाहर के हालात वगैरह के क्या है, तो मैंने कहा ये तो मेरे पास बहुत अच्छी चीज़ है, तो मैं तो इसको पीछे नहीं छोड़ूंगी बिल्कुल भी, और बाकी लड़कियों को भी कहूँगी कि तुम लोग भी करो। मेरे जो फ्रेंड्स हैं मैं उनको भी कहती हूँ कि आओ तुम लोग भी आओ, तुम भी आओ, मेरी फैमिली, मेरे कजन, सबको। ठीक, हमें रबिया, कानून पे इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है। पहले तो हमारी सोसाइटी नहीं छोड़ती, जो बेचारा है जिसके साथ बुरा हो गया उस खातून के साथ, औरत के साथ, पहले तो हमारी सोसाइटी उसको अच्छी तरह से जोड़ती है। उसके बाद हमारा सिस्टम वो तफ्तीश में उस मुश्किल मरहले का आगाज होता है कि जब अदालत में केस जाता है। कितने केसेस आपने देखे होंगे कि जिसमें मुजरिम को सजा हुई हो? देखिए, ये जो ऑफेंसेस हैं इनमें मैं एक और भी बात क्लियर करूं कि ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान, बाकी दुनिया में भी मसाइल हैं खवातीन के हवाले से, उधर भी जराइम होते हैं और उधर भी कन्विक्शन रेट कोई बड़ा अप्रिशिएबल नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि चूंकि पूरे का पूरा सिस्टम और जो एक रियासती बयानिया है वो ही बुनियादी तौर पे एंटी वुमेन है, तो इस वजह से बहुत ज्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है और कन्विक्शन रेट इसमें बहुत कम है। मतलब बहुत रेयरली इसमें कन्विक्शंस होती हैं और उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। कई जगह पे ये भी है कि कंप्लेनेंट्स जो हैं या जो रेप सर्वाइवर्स हैं या वो बैकआउट कर जाते हैं कई जगह। हाँ, कई जगह पे और वो करना पड़ता है, वो ये नहीं कि वो खुशी से करते हैं, वो समाजी निज़ाम इस तरह का, जुडिशल सिस्टम इतना वीक है कि उनको बदकिस्मती से बैकआउट करना पड़ जाता है। कई जगह नॉन अवेलेबिलिटी विटनेस है। एक और बड़ी अहम चीज है, कई ऐसे मामलात में बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के इन्फ्लुएंशियल लोग होते हैं जो, और ये कई जगह गैंग्स इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से भी कोई खातून के लिए बड़ा मुश्किल होता है, बल्कि उनकी फैमिलीज भी साथ नहीं खड़ी होती। तो ये भी सारे मतलब मसाइल हैं कि जिनकी वजह से ये पूरी तरह से कवानीन जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे। लेकिन एक मैं फिर भी बात करूंगी कि कोई ऐसी बहुत मायूसी की बात नहीं है। खवातीन पाकिस्तान की बहुत बहादुर है और मैं आपको बताऊं, हाँ मैं आपको बताऊं कि इस मिसोजिनिस्ट एनवायरनमेंट के अंदर भी उन्होंने सरवाइव भी किया और अपने लिए जो कानून बने हैं ना, ये कवानीन किसी भी मर्द ने नहीं कभी कहा कि जी ऐसा कानून बनना चाहिए। ये सब की सब खवातीन की अपनी कोशिश थी, उन्होंने खुद आवाज उठाई और पिछले, मैं खास तौर पे मैं देख रही हूँ कि पिछले 20-22 सालों के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आनी शुरू हुई हैं और अब उसके अंदर सोशल मीडिया का भी एक बड़ा किरदार शामिल है। बिल्कुल ऐसे। निम्रा, हमें ये बताइए कि कभी कोई ऐसा वाकया हुआ हो कि आपके इस जो आप कराटे करती हैं इसमें आप मदद की हो इसने, कि कभी किसी ने तंग किया हो रोड पे, आपने उसको भगा दिया हो? कितनी बार ये जिंदगी में हुआ कि ये आपके काम आया? ये वैसे तो मेरे अभी तक तो नहीं कुछ हुआ, बट मेरी क्लास में जो कराटे की है ना, मेरे फ्रेंड्स वगैरह जो क्लब आती है मेरे साथ, क्लास फेलोज,
उनके साथ बहुत इंसिडेंट हुए हैं। मीन्स कि वो मेरी फ्रेंड है, वो आती है ना रावी रोड से आगे शिद्र वाली साइड से, अकेली आती है। तो वो ने किंग की रिक्शा ऑटो ओपन है उसमें आती है, तो उसको ना 2 लोग थे तो वो बैठे हुए थे, तो उसका सुनसान रास्ते पे ना ले गया आगे। हाँ। उसको शक पड़ गया, उसने बोला भाई ये आप कहाँ लेके जा रहे हैं, मुझे ये तो रास्ता मेरे घर की तरफ नहीं चाहता। उसने आगे जो उसने बोला कि आगे मैम ट्रैफिक ब्लॉक है, आगे रास्ता ब्लॉक है, आगे उधर से नहीं जा सकते, हम इस रास्ते से चलते हैं। उसको शक पड़ गया। अब जो था उसने आगे जाके एक और बंदे को बिठा लिया, वो 3 हो गए, उनमें से एक के पास चाकू भी था। तो वो जो थी उसने अपना इतना अच्छा सेल्फ डिफेंस किया, उसने अपने आप को बचाया, और हालांकि उसके हाथों पे निशान भी पड़ गए, लेकिन उसने अपना सेल्फ डिफेंस कर लिया, उसको वार करके लेके जा रहे थे। अच्छा, हमें ये बताइए कि कैसे कर कैसे सकते हैं, अगर आप कुछ हमारे देखने वालों को भी बताएं कि अगर आप नहीं सीख रहे या आपके पास इतनी गुंजाइश नहीं है, इस हवाले से भी मैं ज़रूर जानूंगी, लेकिन आप कैसे सेल्फ डिफेंस अपना कर सकते हैं? देखें, अभी जैसे आपने बोला भी जो नहीं कर सकते, जो अभी तक इस फील्ड में नहीं है, फील्ड में नहीं है तो उनको मैं एक बात कहूंगी कि अगर आपके सामने आता है कोई दुश्मन, तो आप सिंपल से एक काम करें। आप ये पंच है आपका, आपने बस इधर जो पे मारना है जोर से, ऐसे ठीक इधर लगेगा, वो उसी टाइम बेहोश हो जाएगा। अच्छा, बिल्कुल, ये बहुत हमारा नाजुक पॉइंट होता है यहाँ पे। फुल प्रेशर से आपने इधर मारना है जोर पे। ठीक, इसके अलावा क्या हो सकते हैं? इसके अलावा चाकू की टेक्निक है, अगर काफ़ी टेक्निक्स इसमें आएंगे तो आपको सिखाएंगे और बताएंगे। गन्स की टेक्निक्स है काफ़ी, अगर बैक से भी आपको ग्रिप करे उसकी टेक्निक्स, कोई आके थप्पड़ मारने लगे या कुछ करने लगे, बहुत सी टेक्निक्स है। ठीक है, ये चाकू गन जो निम्रा बता रही है, ये नहीं है कि लड़कियों को चाकू गन लेना होगा, बल्कि ये वो टेक्निक्स हैं कि अगर आपको कोई चाकू के साथ कोई हमला कर रहा है या फिर आपको कोई पिस्टल के साथ हमला कर रहा है तो आपने उससे कैसे बचना है, ये वो टेक्निक्स निम्रा हमें बता रही हैं। हमें ये बताइए कि अब इन चीज़ों का हल क्या हो सकता है रबिया, कैसे ये चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं? देखिए, ये बुनियादी जिम्मेदारी तो रियासत की होती है कि रियासत ने करना है कि उसने अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और इसी तरह इक्वालिटी बिफोर लॉ का कंसेप्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन में है कि जैसे बाकी शहरी हैं उसी तरह ख़वातीन भी हैं, लेकिन चूंकि ख़वातीन वल्नरेबल हैं, उनको ज़्यादा वो कमज़ोर समझी जाती हैं, उनको कमज़ोर किया गया है, होती नहीं है, बाय बर्थ नहीं है, लेकिन उनको कमज़ोर माशरा करता है। तो फिर उसके लिए ज़्यादा कॉन्शियसली और संजीदगी के साथ काम करना होगा। तो मैं समझती हूँ कि सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो पुलिस का स्ट्रक्चर है आपका, जो आपके सामने एक बुरी तरह एक्सपोज हो गया, तो उसको ठीक करना सबसे पहली आपकी बुनियादी जिम्मेदारी कैसे होगा ठीक? ये हमारे काम है। बात ये है चंद हुकूमती नुमाइंदगान है जिन्होंने इस चीज की खुले दबंग अल्फाज में मजम्मत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी नहीं बात बिल्कुल ठीक है। मैं तो पहले कह रही हूँ कि ये तो मुझे लगता है अगर सोशल मीडिया ना होता तो पता नहीं हम लोग किस दरिंदगी वाला हमारा समाज होता कि मतलब जो भी इश्यूज हो रहे हैं वो चले हाईलाइट हो रहे हैं, लोगों के नॉलेज में आ रहे हैं, लोग चले मिल के आवाज उठा लेते हैं। तो अब बात यह है कि सबसे बुनियादी जिम्मेदारी तो रियासत की है कि वो आपको प्रोवाइड करे, हुकूमत उसके काम करती है। आई डोंट नो कि आपकी नजरों से गुजरा है या नहीं गुजरा, ये जो आप बात करिए ना कि रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत की कैसे जिम्मेदारी है जब जिम्मेदार इस बात पे जवाब देना पसंद नहीं कर रहा। दुनिया मीडिया ग्रुप का प्रोग्राम है जी, कामरान खान साहब प्रोग्राम कर रहे थे, वज़ीर आला साहब उनके साथ है, उस्मान बुज़दार साहब, उन्होंने 3 बार सवाल किया है, 3 बार एक ही सवाल किया है कि CCPO साहब का ये बयान सामने आया है, इसने जलती पर तेल का काम किया है, हमारे सूबे के वज़ीर आला साहब इस पे क्या कहेंगे, मजम्मत करेंगे, उनको महफूज बनाएंगे, क्या करेंगे? लेकिन 3 बार उन्होंने वही बात है कि सवाल गंदुम जवाब चना वाली कहानी सुनाई। आपकी नजरों से गुजरा होगा यकीनी तौर पर। और वो मैं समझती हूँ कि बुज़दार साहब जो अपने खिलाफ उनके जो लोग इतराज करते हैं ना उनके कि उनको इधर नहीं होना चाहिए इतने बड़े प्रोविंस में, वो खुद साबित कर रहे हैं कि उनको किसी आर्गूमेंट की भी जरूरत नहीं है, वो खुद साबित कर रहे हैं कि वो इनकैपेसिटेटेड हैं, वो नहीं संभाल सकते प्रोविंस को। और दूसरी बात बड़ी अहम, अगर आपने कर दी तो मैं समझते ये हूं कि जब तक मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आएगा, जब तक लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं आएंगे, जब तक डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होगी, तो फिर इस किस्म के लोग ही आगे आएंगे कि जिसकी वजह से आपका मुल्क जो है वो और पीछे पसमानदगी की तरफ जाएगा। निब्रा, हमें ये बताइए कि अब खवातीन ने खुद को डिफेंस करना है, सेल्फ डिफेंस सीखना है और कराटे की फील्ड से मुंसलिक होना है, क्या हमारा बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए? हमें बहुत ज्यादा पैसे लगाने पड़ेंगे या फिर हम आसानी से जा सकते हैं? बहुत इजीली आप जा सकते हैं, कोई इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। हर एज का बच्चा, बूढ़े, ओल्ड, मदर्स, फैमिलीज आती है हमारे क्लब में, मतलब कोई इसी कुछ नहीं है, कोई भी आ सकता है। कितने लोग आपके आसपास है जिनको आप देखती हैं कि वो स्पेशली फीमेल्स, क्योंकि ये कराटे वराटे हमारी लड़कियों को समझ में एक सोसाइटी का रवैया बन चुका है ना, एक बिहेव बन चुका है कि ये तो लड़कियों वाली गेम्स नहीं है, बहुत चंद होती हैं जो कि जाती हैं। जी जी, नहीं, मुझे तो बहुत सपोर्ट है मेरे फ्रेंड्स का, और मैं खुद मेरे जो भी है, कोई भी लड़की है वो, मैं जाहिर सी बात है मैं उसको बोलती हूँ, उसको पता होता है मैं कराटे की हूँ, मैं उसको बताऊँ, मैं कहती हूँ सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। वो पहले तो वो कहते हैं हमें पेरेंट्स की परमिशन नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक तो इनका इशू है कि हमें पेरेंट्स से परमिशन नहीं मिलती,
हमें ये इजाज़त नहीं है, हमें वो इजाज़त नहीं है। तो मैं उनको समझाती हूँ कि नहीं, तुम लोग आओ इस फील्ड में, प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, तुम अपना सेल्फ डिफेंस कर पाओगे, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक तो आप जब स्पोर्ट्स में चले जाते हो और स्पेशली कराटे जैसे स्पोर्ट्स में आप सेल्फ डिफेंस तो सीख लेते हो ना, लेकिन उसके साथ साथ जो आप में कॉन्फिडेंस आता है, जो आप में खुद एतमादी आती है, मेरा ख्याल वो भी आपको जब आप रोड पे चल रहे होते हो तो बड़ी हेल्प करती है। वो खुद ब खुद ही आ जाती है। अच्छा, वो खुद ब खुद आ जाती है। हमें ये बताइए रबिया कि अब वाकया सानिया तो ये हो चुका है, बयानात भी हम लोग देख रहे हैं, मुसलसल इस पे बात भी कर रहे हैं, और पंजाब की ये मेरे सामने एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि रवां साल में अभी तक 8 महीने गुजरे हैं और ये 2155 केसेस रिपोर्ट हुए हैं, और सबसे ज़्यादा तशद्दुद के वाक़यात पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पंजाब में हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा डेवलप सूबा इसको कहा जाता है। सबसे ज़्यादा जो है वो इसी पे हमारे हुक्मरान, हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारे बड़े बड़े अफसरान, हमारे हुकूमती नुमाइंदगान लाहौर गढ़ है। और रवां साल के पहले 7 महीने में लाहौर की अगर बात करें तो इज्तिमाई ज़्यादती के 62 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इनमें से कितने मुल्जिमान को सजाएं हुई होंगी, कितने पकड़े गए होंगे? देखिए जी, मेरे पास तो कोई सरकारी डाटा नहीं है, लेकिन हमें ये जरूर लेकिन पता है आप अदालतों में जो नहीं अदालतों में हमें डाटा तो नहीं हमारे पास होता ना कि हम लोग मतलब जनरली जानते हैं, लेकिन ये है कि इसमें मैंने आपको बताया है कि अराउंड जो समझा जाता है 10% कन्विक्शन रेट बहुत मुश्किल से होता है ये जो रेप के केसेस हैं। तो और बहुत मैं कह रही हूँ ये कोई अथेंटिक इस तरह नहीं है, मैं 99 के आपको 2019 के बाद बता रही हूँ, 2019 की जिसके अंदर एक ये रिपोर्ट थी जो हमने देखी, तो उसमें 10% हार्डली कन्विक्शन रेट था पाकिस्तान के अंदर। अब दूसरी बात ये है कि सजाएं कितनों को, मैं वही कह रही हूँ ना, कन्विक्शन सजाएं है ना कि 10% के करीब मतलब मुश्किल से। दूसरी बात ये कि अभी आपने पंजाब की बात की कि पंजाब के अंदर चले ये इसलिए भी कुछ आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पर आवाज फिर भी जी पाकिस्तान का बता रही है, पंजाब का लाहौर नहीं, मैं आपको पूरा पाकिस्तान का पूरे बताया। पाकिस्तान में सिर्फ 10%। हाँ जी, 10%। ठीक। तो अब बात ये है कि ये क्राइम्स ये तो अभी वो है कि जो आपके सामने आते हैं, अभी तो बहुत सारे इस तरह के क्राइम्स हैं कि जो सामने ही नहीं आ रहे। और दूसरी बात ये कि जैसे अभी आपने खुद कहा कि पंजाब एक निस्बतन कंपैरेटिवली पाकिस्तान का बेहतर प्रोविंस समझा जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, तो जो अगर आप बाकी प्रोविंसेस के अंदर चले जाएं वहाँ पे तो इतनी अलार्मिंग सिचुएशन है। वहाँ पे खासतौर पर जो रिमोट एरियाज हैं पाकिस्तान के, जिसमें ट्राइबल एरियाज भी आ जाते हैं, वो इवन बलोचिस्तान के बहुत सारे इलाके हैं, वहाँ तो खुद मतलब लोगों ने क्या करना, रियासत के अंदर खुद मुजरिम बैठे हैं, वहाँ पे मिसिंग पर्सन वाले इश्यूज भी हैं, वहाँ पे ख्वातीन के अगेंस्ट क्राइम्स बहुत ज्यादा हैं। लेकिन आप एक प्रोफेशनल खातून हैं, एक अच्छी उस पर काम कर रही हैं, बड़ा समाजी कारकुन भी है, क्या देख रही हैं इस केस का, क्या फ्यूचर होगा, क्या लगता है? देखिए, बात तो ये है कि इस वक्त क्योंकि बहुत हाईलाइट हुआ हुआ है और इस वक्त उसके ऊपर चल रही है, तो मैं उम्मीद तो रखती हूँ कि इसको हल होना चाहिए और कानून के मुताबिक उनको सख्त सजाएं मिलनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी समझती हूँ कि मतलब जो वीकनेसेस हैं पुलिस के और पूरे आपके स्ट्रक्चर में, पूरे सिस्टम में, तो उसमें ना सिर्फ मतलब अगर आपकी हुकूमत को, आपकी जुडिशरी को और ख़ास तौर पे पुलिस के महकमे को, इसको बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और जब भी कोई ऐसा सामने आता है तो मेरा ख्याल है कि हम लोगों को चले जो एक मतलब आपके लिए एक अज़ियत की बाइस होता है, लेकिन उसके साथ आपको सीखना भी चाहिए। अच्छा, अगर आप उससे सबक हासिल नहीं करते, देखिए अभी तक तो यही हिस्ट्री हमें बता रही है ना कि कभी हमने सबक हासिल नहीं किया, हमारे से नहीं कि ना रियासत ने ना हुकूमत ने, तो जब सबक हासिल नहीं किया तो अनफॉर्चुनेटली रिपीटेडली इस तरह के वाकयात जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक, निम्रा, देखने वाली जितनी भी लड़कियां उनको क्या कहना चाहोगे आप? मैं यही कहूँगी कि सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ इस फील्ड में आएँ, अपना डिफेंस करें। आप लोगों को पता है आजकल हालात क्या चल रहे हैं, आप लोगों को ये ज़रूर आना चाहिए। आप लोग खुद देखेंगे, इतना कॉन्फिडेंस आप में होगा और आप लोग मतलब कि आप लोग किसी की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया निम्रा प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। रबिया बाजवा, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। जब भी इस तरह के वाकयात रिपोर्ट होते हैं, सामने आते हैं, तो सोसाइटी के तो बहुत सारे पहलू सामने आते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और बहुत सारे मामला, जिसमें एक ये उस जो पट्टी है सियालकोट लाहौर मोटरवे की, वहाँ पर अभी तक जो है वो मोटरवे पुलिस नहीं थी। अब कल जो है वो पंजाब पुलिस ने उसका भी चार्ज लिया है, वहाँ पर डिप्लॉयमेंट की है। पहले किसी को खबर ही नहीं थी, टोल टैक्स लिए जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर आवाम को तहफ़्फ़ुज़ कैसे देना है किसी को कोई परवाह नहीं थी। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, मेरे पास अच्छी खबर आपके लिए ये है कि पाक एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की जानिब से बाग़े जिना में भी साइकिलिंग ट्रैक का बाकायदा तौर पर इफ्तिताह कर दिया गया है, आवाम के लिए उसको खोल दिया गया है। जबकि इससे पहले देखा जाए तो 6 सितंबर को जिलानी पार्क में साइकिलिंग ट्रैक का इफ्तिताह किया गया था, उसको आवाम के लिए खोला गया था।
किस तरह से इसको प्लान किया जा रहा है, टाइमिंग्स क्या होंगी, किस वक्त आप जा सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, इसी पे बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर गिलानी साहब हैं, चेयरमैन PHA हैं आप। सर प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। गिलानी साहब बताइएगा, अच्छी खबर दी है शहरियों को आपने। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। हमने कोशिश की थी कि जो लाहौर के शहरी हैं उनको हम सेहतमंद सरगर्मियां जो हैं वो मुहैया कर सकें, कोई हेल्दी एक्टिविटीज उनके लिए मैनेज कर सकें। तो हमने पहले जैसे वादा किया था कि हम जिलानी पार्क में करेंगे और बागे जना में करेंगे। तो आपने देखा कि जिलानी पार्क में हमने 6 सितंबर को इसका आगाज कर दिया और वहाँ पे तकरीबन हमारा 1 किलोमीटर का ट्रैक है जहाँ पे शहरी आके सुबह और शाम के टाइमिंग में वहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं। और इसी तरह से 10 तारीख को हमने 10 सितंबर को बागे जना में भी हमने इसका ओपनिंग राइड इसकी की थी और इफ्ताह कर दिया है। और वहाँ पे भी शहरी जो है सुबह और शाम के औकात में आके वहाँ पे वॉक कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं। गिलानी साहब स्पेसिफिक क्या टाइमिंग्स हैं, सुबह कितने बजे, शाम को कितने बजे? जी इसकी ये है कि सुबह हम 6 से 9 बजे तक है और शाम को जो है ये 8 से 11 बजे तक है। और इसकी खास बात ये है कि जो जिलानी पार्क वाला जो ट्रैक है हमारा ये तकरीबन 1 किलोमीटर है और जो बागे जना का जो ट्रैक बनता है, जो डेडिकेटेड ट्रैक है, वो तकरीबन 3.3 किलोमीटर उसकी लंबाई बनती है एक। और ज़ाहिर जितने मर्जी वो सर्कल करें, चक्कर लगाएं, वो तो साइकिलिस्ट पे डिपेंड करता है। और दूसरा ये था कि हम लोगों ने ये अलग से रखा है कि ये ओवरलैप ना कर जाए, जिसमें हमारा वॉकिंग ट्रैक्स हैं, जो वॉक करने वाले लोग हैं वो और जो साइकिलिस्ट हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, वो अपने अपने ट्रैक्स के ऊपर करते रहेंगे। तो हमारा जो ट्रेडिशनल वॉकिंग ट्रैक है उसको भी हमने डिस्टर्ब नहीं किया। गिलानी साहब यानी साइकिलिस्ट का और जो हमारे पैदल चलने वाले, जॉगिंग करने वाले अफराद हैं उनका क्लैश नहीं आएगा, बिल्कुल इस तरह से इसको अरेंज किया गया है। जी ऐसे ही। अच्छा गिलानी साहब हमें ये बताइए सर कि खवातीन के लिए कोई स्पेशल कोई पार्क, कहीं पे कोई इस तरह की सहूलत के जहाँ पर सिर्फ खवातीन, जो माशरा चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं आपके सामने ही है? हमने यहाँ पे जो किया है कि हमारे वहाँ पे गार्ड्स हैं, हम वो पॉलिशिंग तो नहीं लेकिन मॉनिटरिंग कह लें, एक सेंस कह लें कि यहाँ पे है। और ये साइकिलिंग करने वाले लोग हैं, ये बड़े डिसिप्लिन लोग होते हैं। और जब भी आप माशरे के अंदर स्पोर्ट्स को फ़रोग़ देंगे, आप माशरे के अंदर इस तरह की चीज़ों को, सेहतमंदाना सरगर्मियों को जो फ़रोग़ देंगे, तो फिर आपका तवज्जो जो है वो बेहतर चीज़ों की तरफ आती है, पॉजिटिविटी की तरफ आती है। तो जो दोनों दिन हमारी रेगुलर राइड थी उसमें ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद थी, बच्चे भी उनकी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो हम लोग ना सिर्फ उन्हें यहाँ पे, क्योंकि हमारा कंट्रोल्ड पार्क है, प्रीमियर पार्क है, यहाँ पर ना सिर्फ उन्हें सेंस ऑफ एक सिक्योरिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और हमारे जो गार्ड्स हैं, जो हमारे सिक्योरिटी के लोग हैं, वो भी वहाँ पे उनकी हेल्प के लिए वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक, गिलानी साहब अभी चंद रोज ही हुए हैं और हम भी लोगों को बता रहे हैं, आपकी जानिब से भी बताया जा रहा है, अभी लोगों का कैसा रुझान है, कितने लोग रुक कर रहे हैं? अभी जो स्टार्टिंग था उसमें तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह हमें देखने में आया और मुझे ये लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेगा और हमें और भी जगह पे एक्सप्लोर करना पड़ेंगी कि जहाँ पे हम ये कर सकें। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल शहर के दामन में है, खास तौर पे अभी फिलहाल वो लोग हैं जो कि साइकिलिंग के बड़े शौकीन हैं, जो कि साइकिलिंग क्लब के लोग हैं, साइकिलिंग एंड एडवेंचर क्लब के लोग हैं, वो लोग आए हुए थे। तो वो सारे ये कह रहे थे कि हम पहले रोड साइड पे करते हैं, कभी वहाँ पे लोगों की बातें सुनना पड़ती हैं, ट्रैफिक का प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो वो लोग तो बड़े एक्साइटेड थे, जो ऑलरेडी इसके साथ मुंसलिक हैं, वो लोग तो सुबह शाम तादाद में आ रहे हैं, दोनों जगहों पे आना शुरू हो गए हैं। लेकिन जो भी आम शहरी हैं उनका रुझान आई बिलीव कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता चला जाएगा और हम भी, इसकी टाइमिंग भी फ्लेक्सिबल है, इसका हम रूट भी थोड़ा सा जिलानी पार्क में हमारे पास स्पेस है, इसको भी बढ़ा सकेंगे। और अगर यही ट्रेंड हमारे पास अच्छा रहा तो फिर हम और जगहों पे भी कोशिश करेंगे कि शहर के दीगर। ठीक है, गिलानी साहब हमारे साथ ही मौजूद रहे और बता रहे थे हमें कि किस तरह से प्लान किया जा रहा है इस तमाम सिलसिले को और मज़ीद पार्क्स में भी कहा जा रहा है। लेकिन मेरे पास गिलानी साहब के लिए एक सजेशन मौजूद है कि बहुत सारे जो साइकिलिस्ट हैं वो तो पार्क में पहुंच जाएंगे, साइकिलिंग भी कर लेंगे, लेकिन जो मर्द हजरात हैं, लड़के वड़के हैं, वो भी चले जाएंगे अपनी साइकिलिंग लेके। हमारा क्या कसूर है, लड़कियों को, खवातीन का क्या कसूर है, उनका भी कुछ सोचें। वहाँ पर उनके लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर साइकिल्स फराहम कर दी जाएँ और वो सिर्फ खवातीन को या फिर लड़कियों को मिले कि वो वहाँ पर जाएं, जाकर साइकिलिंग करें, वापस वहीं पर साइकिलिंग को पार्क करें और वापस घर आ जाएं। क्योंकि हमारी सोसाइटी इजाज़त नहीं दे रही, हर घर में साइकिल मौजूद नहीं है कि खवातीन, लड़कियाँ जो हमारी आम शहरी हैं वो साइकिल लेकर निकलें, पार्क तक जाएं। तो इसलिए इस बारे में थोड़ा मेरा ख्याल है कि हमारी PHA को देखना चाहिए और इस पर कोई इंतज़ाम कर लेना चाहिए। हमारे साथ मौजूद है जी अलवीना मुस्तफ़ा साहिबा है, नेशनल साइकिलिस्ट हैं, मज़ीद उनसे बात कर लेते हैं। अलवीना, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसी हैं आप?
मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम। सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये बागे जिना और जिलानी पार्क 2 जगह पे ये साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है, जी। हेल्पफुल होगा आपके लिए? बहुत हेल्पफुल है, बिकॉज हम लोग रोड पे जैसे निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए, हमें रोड पे जैसे आपने बात की कि मर्द हजरात के लिए तो बहुत आसान है, लेकिन एक लड़की के लिए एक बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग कुछ ऊटपटांग से हूटिंग भी करते हैं, उसके अलावा सेफ्टी भी नहीं है लेडीज़ के लिए रोड पे, तो इसमें काफ़ी और फिर हमारे जो बेहंगम ट्रैफिक है उसमें बहुत मुश्किल है। डेफिनेटली इसमें बहुत सारे एक्सीडेंट के केसेस भी होते हैं। अक्सर हमारी साइकिलिस्ट लड़कियां जो हैं, अक्सर ये केसेस सामने आते हैं कि रोड पे ट्रेनिंग के लिए गई थी, गिरी हैं, एक्सीडेंट हुआ, चोट लगी, तो काफ़ी बड़ी इंजरीज भी होती हैं और मामूली सी भी होती हैं। अच्छा, तो अभी आप जाओगे जिलानी पार्क में, या जो हमारी फीमेल साइकिलिस्ट हैं उनके लिए ये कितना हेल्पफुल साबित होने वाला है कि आप वहाँ जाओ, अपनी प्रैक्टिस कर लो, खुद को फिट रख लो? जी, ये तो काफ़ी हेल्पफुल है लेडीज़ के लिए कि वहाँ पे एक तो सिक्योरिटी भी होगी, सेफ भी होंगी वुमेन्स वहाँ पे, तो ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है कि जिलानी पार्क में और बागे जना में ट्रैक बनाया गया है। इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर वुमेन्स एंड लेडीज। अच्छा, वैसे आपके पास क्या सहूलियात हैं, क्योंकि आप साइकिलिस्ट हैं, तो किस तरह से मैनेज कर रही हैं, प्रैक्टिस कैसे करती हैं? क्योंकि हमारा जो लाहौर का वेलोड्रोम है वो भी बेचारा बहुत ही खस्ता हाल है। जी, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक बोली आपने, और पूरे पाकिस्तान का वाहिद वेलोड्रोम है और वो काफ़ी तोड़ फोड़ का शिकार भी है। तो जैसे कि अभी आप रोड की बात कर रहे थे, हम लोग अर्ली मॉर्निंग रोड पे निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए, उस वक्त ट्रैफिक भी नहीं होता और खाली साफ सड़कें होती हैं। अर्ली मॉर्निंग ट्रेनिंग करते हैं और मैक्सिमम 8 to 9 AM तक हम लोग फ्री हुए अपने अपने घरों में होते हैं। ठीक, आप तो प्रोफेशनली साइकिलिस्ट है ना, बाकी लोगों के लिए साइकिलिंग करना कितना अच्छा साबित हो सकता है? कितना साइकिलिंग से आप खुद को कितना फिट रख सकते हैं? डेफिनेटली इससे साइकिलिंग से टोटल बॉडी इसमें वर्कआउट करती है और वुमेन्स के लिए भी, मेंस के लिए भी अच्छा है। टोटल बॉडी वर्कआउट जब करती है आपकी, उसमें आपकी पूरी बॉडी जो है वर्कआउट कर रही होती है, तो काफ़ी फिटनेस होती है। वैसे बहुत सारे लोग ऐसे जो जिम ज्वाइन करते हैं, कुछ लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो हैं करते हैं, लेकिन साइकिलिंग बेस्ट है, मुझे तो बहुत पसंद है, मैं तो क्रेज़ है बहुत साइकिलिंग के लिए। अच्छा, घर वालों की मदद हो जाती है कि अलवीना फलां चीज़ ला दो ज़रा साइकिल पे जल्दी से जाके, ऐसा कोई मामला होता है घर में? अक्सर हाँ जी, काफ़ी होता है। साइकिल के अलावा भी हम साइकिलिंग की जितनी भी लड़कियां हैं बाइक भी चलाती हैं, तो हम लोगों के लिए तो बिल्कुल भी मसला नहीं है। बाइक पे भी आना जाना हम लोगों का होता है, साइकिल पे भी होता है, तो काफ़ी हेल्पफुल। आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, आपको भाई का, अब्बा का इंतजार नहीं करना पड़ता, किसी का इंतजार नहीं करना पड़ता कि हमें लेके जाएं। जी, ऐसा काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरी वालदा जैसे कि एक शुगर पेशेंट भी है, अक्सर उनकी तबीयत ख़राब हो, मेडिसिन के लिए आप जाते हो? मेडिसिन के लिए मैं जाती हूँ। उनकी अचानक से तबीयत ख़राब हो जाए, क्लिनिक तक उनको खुद बाइक पे ले जाती हूँ। तो यहाँ तक कि मेरे वालिद साहब जो हैं, अक्सर उनकी भी तबीयत ख़राब हो तो मैं उनको भी ले जाती हूँ डॉक्टर। क्या बात है, अब्बा अम्मा को तो फिर बहुत फ़ख्र होगा। अच्छा, हमारी लड़कियों को कितना ज़रूरत है इस वक्त इंडिपेंडेंट होने की, जो हालात चल रहे हैं? जो आजकल के हालात के मुताबिक तो लड़कियों को हर लिहाज से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। हर तरह की प्रॉब्लम को फेस करने के लिए जो है कॉन्फिडेंस उनमें होना चाहिए। वो वक्त और गुजर गया जब लड़कियां शर्मीली बैठी रहती थी घर में। अभी भी है, आप पे नहीं है, हम लोग काम करें हम पे नहीं है, लेकिन हमारी बहुत बड़ी एक आबादी ऐसी भी है जो कि अभी भी पेरेंट्स पे यही सोचते हैं कि ख़वातीन को, लड़कियों को काम नहीं करना, और बच्चियां भी फिर उसी माइंडसेट के साथ बड़ी होती हैं। बात करते हैं इस पर ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आवाम के लिए जिलानी पार्क का और बाग जना का साइकिलिंग ट्रैक ओपन तो कर दिया गया है। नेशनल साइकिलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करें। अलवीना, हमें ये बताइए कि जब आपने साइकिलिंग का आगाज़ किया था, जैसे आप मुश्किलात बता रही थी कि लोग तंग करते हैं, स्पेशली इस तरह के मामलात हम देखते हैं, तो मोहल्ले वालों का, ख़ानदान वालों का, फैमिली का क्या रिस्पॉन्स होता है? सपोर्ट मिलती है या वहाँ से भी कोई ताने वाने को इस तरह का मामला सुनने को मिलता है? जी, ऐसी ही कुछ बात है। मतलब आपकी अपने पेरेंट्स के अलावा आपको सपोर्ट करने वाला और कोई नहीं होता, चाहे वो आपके मोहल्ले वाले हों, चाहे रिलेटिव्स हों। बातें बहुत सारी सुनने को मिलती हैं, लेकिन अगर आपका एक एम हो ना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। और आपके पेरेंट्स का साथ हो,
आप कुछ भी कर सकते हैं। मुझे मेरे पेरेंट्स ने बहुत प्रमोट। अच्छा, ख़वातीन इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, साइकिलिंग करती हैं, बाइक चला रही हैं, मुख्तलिफ फील्ड्स में हम देखते हैं, फ़ायदे ज़्यादा या नुकसान ज़्यादा? देखें, बात तो अगर कंपेयर किया जाए तो जहाँ पे फ़ायदे होते हैं वहाँ पे नुकसान भी होते हैं, लेकिन अगर आपने अपना फ़ायदा देखना है तो नुकसान का भी सामना करना पड़ता है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया अलवीना प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। यकीनी तौर पर सफ़ेद है तो साफ भी है, फ़ायदे हैं तो फिर कुछ ना कुछ नुकसान भी है, अच्छा है तो फिर बुरा भी है, लेकिन हमेशा फ़ायदों को देखिए, अच्छा सोचिए और अपनी बेटियों को कोशिश कीजिए कि इंडिपेंडेंट बनाइए। आगे बढ़ते हैं। अदनान सिद्दीकी सोशल मीडिया पे आजकल हमें खासे खफा नज़र आ रहे हैं और उनकी जानिब से एक वीडियो शेयर की गई है जिसमें वो अपने जूनियर्स को और बाकी जो लोग हैं उनको टाइम की पाबंदी के हवाले से बता रहे हैं। इसके पीछे किस्सा ये था जी, अदनान सिद्दीकी साहब ने हरीम फारूकी को और अली रहमान को अपने घर में खाने पे मदऊ किया था, वो होगा लेट। अदनान सिद्दीकी का पारा हाई हुआ और फिर उन्होंने सोशल मीडिया पर जो वीडियो बना के डाली वो आपको दिखाते हैं। शोएब एंड अली रहमान, और भाई मैं इतनी देर तक खाने पे इंतज़ार नहीं करता। हरीम, शोएब एंड अली रहमान, और भाई मैं इतनी देर तक खाने पे इंतज़ार नहीं करता। वक्त की पाबंदी हमारे यहाँ बहुत बड़ा मसला बन चुका है। अगर कोई वक्त पे पहुँचना भी चाहता है तो मुझे लगता है वो समझता है कि इज्जत कम हो जाएगी अगर मैं वक्त पे चला गया, तो जितना लेट होऊंगा उतना ज़्यादा मैं वीआईपी समझा जाऊंगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है, वक्त की पाबंदी करते हैं तो ही आप कामयाब होते हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए, कल तो हमारी मुलाकात नहीं होगी, फिर से मिलेंगे। अल्लाह निगहबान।